अनामिका शारदा सास बहू थी। क्योंकि अनामिका के पति रमेश शैयाग्रस्त थे, इसीलिए उन्हें सब्जियां बेचकर मेहनत करके पैसे कमाने होते थे। इस तरह वो अपनी जीविका चलाते थे। अनामिका अगर एक तरफ सब्जियां बेचने जाती थी तो शारदा दूसरे तरफ सब्जियां बेचने के लिए निकलती थी। अनामिका चिल्ला चिल्ला के सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। इस तरह अनामिका सब्जियां बेच रही थी। अनामिका काफी थक जाती है खड़े खड़े पेड़ के नीचे सब्जियां बेच के। फिर वो आराम करने के लिए नीचे बैठ जाती है। फिर वहाँ दो व्यक्ति विनायक चतुर्थी के बारे में बातें करने लगे। इस बार तो हम लोगों ने सोचा है धूमधाम से विनायक चतुर्थी मनाने के बारे में। हाँ सच में, क्योंकि हम कमेटी के सदस्य हैं, तो चलो हम चंदा भी मांगते हैं लोगों से। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे। फिर वो एक गली से दूसरे गली निकल पड़े चंदा इकट्ठा करने। फिर वो जगह जगह पे जाके चंदा इकट्ठा करते हैं ताकि धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाया जा सके। वो अनामिका के पास भी गए चंदा के लिए। अनामिका ने भी अपने हिस्से का चंदा दिया। हे ईश्वर, मेरे पति पे कृपा कीजिए, मेरे परिवार पे कृपा कीजिए। ऐसा कीजिए कि हम इस त्योहार को धूमधाम से बहुत अच्छे से सबके साथ मना सके। इस तरह चंदा देकर अनामिका ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। इस तरह 2 दिन निकल गए। फिर अचानक से भयानक बारिश शुरू हो गई। इस वजह से शारदा और अनामिका सब्जियां बेचने नहीं जा पाई। फिर अनामिका के पति रमेश बिस्तर में लेटे लेटे कहते हैं, हे भगवान, और 2 दिनों के बाद गणेश चतुर्थी है। हम मूर्ति कैसे लाएंगे, पंडाल कैसे बनाएंगे, सजावट कैसे करेंगे, ये सब कैसे होगा? इस तरह रमेश कहता है। फिर अनामिका और शारदा भी बहुत चिंतित होकर कहने लगी, इतनी बारिश होगी तो हम त्योहार कैसे मनाएंगे? लगता है इस बार हम नहीं मना पाएंगे। इस तरह सभी बहुत चिंतित हो पड़े। झमझम बारिश हो रही थी और जगह जगह पे पानी जमा हो गया था। समिति के सदस्य भी मौसम को लेकर चिंतित थे। बाप रे, इतनी बारिश हुई तो हम मूर्ति कैसे लाएंगे? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं ये सब इस बार क्यों हो रहा है। इस तरह वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर अगले दिन गणेश चतुर्थी था। तब तक गणेश जी की मूर्ति नहीं आई। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। उधर बरसात तेजी से होए जा रही थी। अनामिका शारदा बहुत चिंतित होकर कहने लगे, सासू माँ, ऐसी परिस्थिति में हमें त्योहार को रोकना नहीं चाहिए। चलिए हम सब्जियों से मूर्ति बनाते हैं। इस तरह अनामिका अपनी सासू माँ को एक अद्भुत परिकल्पना देती है। सासू माँ भी हाँ कह देती है। फिर उनके पास जितनी भी सब्जियां थी उनसे एक सुंदर सा प्रतिमा वो बनाना शुरू कर देते हैं। फिर उन दोनों ने बहुत ही परिश्रम करके एक बहुत ही सुंदर सा मूर्ति बनाया। फिर वो दोनों उस गणेश जी की मूर्ति लेकर पंडाल में गए। सभी ने सब्जियों द्वारा बनाए गए प्रतिमा को देखकर आश्चर्य हो गए। बाप रे, सास बहू ने तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाया है। अनामिका, शारदा, बहुत अच्छा हुआ है। उत्सव को सफल बनाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह उन्होंने कहा। फिर कमेटी के सदस्य ने कहा, अगर वो मूर्ति खरीदने जाते तो पैसे खर्च होते ही। उन्होंने वो पैसा देना चाहा, क्योंकि सास बहू ने उन सब्जियों का इस्तेमाल किया था जो वो बेचने वाले थे। ये सुनकर सास बहू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, कैसे भी ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए। यही हमारा बस उद्देश्य था। ईश्वर आपकी कड़ी मेहनत देखकर मदद की है। अगर हम कहीं से भी मूर्ति लेते तो हमें 45,000 रुपए खर्च करने ही होते। उतनी ही राशि हम आपको देना चाहते हैं। अगर ईश्वर आपको वो पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। इस तरह समिति के सदस्य ने उनसे कहा। ये सुनकर शारदा अनामिका बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने कुछ पैसों के हिस्से विनायक के चरणों में डाल दिए और प्रार्थना की कि जल्द से जल्द बारिश रुक जाए। फिर बारिश भी रुक जाती है। चारों तरफ पानी भी सूख जाता है। विनायक जी की महिमा देखकर सभी लोग गणपति बप्पा मोरया कहकर उनकी जय जयकार करते हैं। जय गणेशा, गणपति बप्पा मोरया कहकर सब पूजने लगे। फिर शारदा अनामिका घर वापस चले गए।
घर वापस जाके वो सर से नहा धो के अपने घर पर सब्जियों से छोटे से विनायक बनाकर उनकी पूजा की। उनके पति रमेश भी मेहनत से बिस्तर से उठ के आके पूजा में शामिल होते हैं। ये देखकर अनामिका और शारदा आश्चर्य हो जाते हैं। आज ईश्वर ने हमारे सारे पापों को धो दिया, हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह वो तीनों मिलकर गणपति जी की आराधना करते हैं। गणपति जी की ये महिमा देखकर वो सभी बहुत खुश हुए। इस तरह उन्होंने बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया। हर जगह हर्ष और उल्लास से भर गया। शारदा, अनामिका और पूरे गांव वासियों को सिद्धि विनायक का आशीष मिला और इसी तरह सभी की जिंदगी आनंदमय हो गई। सिंहपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में जाने के लिए पुल के द्वारा यातायात करना पड़ता था। उस गांव में अनामिका और शारदा सास बहू रहती थी। वो बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। उनका फूलों का व्यापार था। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बीत रही थी। एक रात अचानक से अनामिका को पेट में दर्द होने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसीलिए सासू मां जल्दी से अस्पताल ले गई। जांच करने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए, आपकी बहू के गर्भाशय के पास एक छोटा सा ट्यूमर है। उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो भविष्य में कभी वो मां नहीं बन सकती। हम बहुत गरीब हैं, इतने खर्च नहीं उठा सकते। डॉक्टर साहब, हम पर कुछ कृपा कीजिए। ये एक प्राइवेट अस्पताल है। जब तक आप पैसे नहीं देंगे यहाँ इलाज भी नहीं होता। बेहतर होगा सरकारी अस्पताल ले जाइए। ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? आप कुछ कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब। अच्छा, तो यहाँ पास में ही एक मारुति नाथ नाम का अस्पताल है। वहाँ इस तरह की बीमारियों का ऑपरेशन होता है। आप वहाँ ले जाके इनका नाम दर्ज कराइए, बाकी अस्पताल सब देख लेगा। मैं जिंदगी में आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से कहकर वो अपनी बहू रानी को लेकर डॉक्टर साहब के बताए हुए मारुतिनाथ अस्पताल में जाती है। फिर वो नाम रजिस्टर में दर्ज कराती है। फिर वो बहू रानी अनामिका का ऑपरेशन करा के घर वापस ले आती है। अनामिका को आराम करने के लिए कहा जाता है। वो किसी भी काम में मदद नहीं कर पा रही थी। पूरा परिवार का बोझ शारदा पे ही होता है। शारदा का बेटा रमेश शहर में दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। पत्नी के ऑपरेशन का खबर मिलते ही वो उसे देखने घर आता है। कुछ ही दिनों में अनामिका पूरी तरह ठीक हो जाती है। मैं यही रहकर कुछ काम ढूंढूंगा। तुम दोनों के साथ यहाँ रहकर काम करने में ही बेहतर है, शहर में अकेले रहकर काम करने से। जैसी मर्जी। ठीक है बेटा, जैसा तुम सोचो। पर इस गांव में तुम्हें कहाँ काम मिलेगा? हमारे गांव के मुंसिफ मजदूर चाहते हैं अपने गोदाम के लिए। मैं वहाँ काम करूंगा। ठीक है, पर सावधान रहना, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अच्छा माँ। कुछ दिन निकल गए। अनामिका गर्भवती हो गई। वो माँ बनने वाली थी। इस बात से सब खुश होते हैं। जब अनामिका के गर्भवती होके 5 महीने हो रहे थे, उसके पेट में अचानक से फिर से दर्द होने लगता है। पता चलते ही रमेश और शारदा उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर साहब उसकी परीक्षा करते हैं। आपकी बहू का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। उसका गर्भाशय बहुत ही कमजोर है, कोई भी काम ना करे वो। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपके निर्देश का पालन करेंगे और बहू का अच्छे से देखभाल करेंगे। और कोई समस्या तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? डिलीवरी के वक्त दिक्कत तो नहीं होगी? जो कहा गया है उसका पालन करें, नियमित रूप से दवाइयां ले, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को शुक्रिया कहकर अनामिका को लेके वो घर वापस लौट जाते हैं। 3 महीने बाद मॉनसून शुरू हो जाता है। वहां बरसात में बहुत बारिश होती है। भारी बारिश के कारण उनके गांव का पुल टूट जाता है। यातायात पूरी तरह से रुक जाती है। माँ, कोई परिवहन नहीं है, पुल पार करने का कोई रास्ता भी नहीं है। अनामिका का डिलीवरी का समय पास आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं? अब जो उसकी किस्मत में है वही होगा। चिंता मत कीजिए सासू माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ इमरजेंसी हो तो हमारे गांव में आरएमपी डॉक्टर है ना। वो बात नहीं है,
2 बार तुम बीमार पड़ चुकी हो पहले, अभी गर्भवती हो। अगर इमरजेंसी आए तो क्या करेंगे? आपकी टेंशन देख के मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ, मैं सरपंच जी के पास जाऊंगा और इमरजेंसी में मदद के लिए उनके पास गुहार लगाऊंगा। हे प्रभु, आप बहू को इतने परेशानी क्यों दे रहे हैं? इतने लंबे समय के बाद वो गर्भवती हो पाई है। अब बाढ़ की बात सुन के हम कैसे खुश हो सकते हैं? इस तरह से कहकर वो रोने लगी। बाढ़ तेज होने के कारण लोग बाढ़ में डूबने लगे। रमेश तुरंत अपने दोस्त के घर जाता है और वहां कहने लगता है, अरे राजेश, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, स्थिति खराब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, मुझे ऐसी हालत में मदद करो। अच्छा ठीक है, हम सब अनामिका को ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रखेंगे, फिर फैसला करेंगे क्या करना है उसके बाद। ये कहकर राजेश अपनी पत्नी रुक्मिणी को लेकर रमेश के घर पहुंच जाता है। आओ बेटा, थोड़ी सहायता करो। फिर सब कहते हैं थोड़ा हिम्मत रखने के लिए। चारों लोग अनामिका के खाट को उठा लेते हैं और बाढ़ के पानी में चलने लगते हैं। अनामिका की प्रसव पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। सासू माँ, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, कुछ कीजिए सासू माँ। इस तरह कहकर अनामिका जोर जोर से चिल्लाती है। हे ईश्वर, हमें कुछ भी हो जाए ठीक है, लेकिन बहू को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कृपया बचाइए। माँ, तुम टेंशन लोगी तो अनामिका को भी टेंशन होगी ना। हम आपके लिए है ना, उसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, रुक्मिणी कहती है। इस बीच उन्हें एक सेना की नाव दिखती है और उनके करीब आती है। फिर उन सभी को लेकर नदी के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आती है। बाढ़ से तो बच गए, पर बहू की प्रसव पीड़ा अभी भी जारी है, इसके लिए हम क्या करें? ईश्वर ने बाढ़ से बचा के सुरक्षित तरह से बाहर निकाला है, पर अब इस प्रसव की स्थिति को कैसे निपटा जाए? अरे रमेश, घबराओ नहीं, मेरी पत्नी बीएससी नर्सिंग की है, वो प्रसव के मामले में अनुभवी है। अगर कोई ऐतराज ना हो तो उस परिस्थिति को देख लेगी। ऐसी परिस्थिति में मदद मिलना बहुत बड़ी बात है, मुझे कभी भी कोई आपत्ति नहीं। आंटी आप घबराइए नहीं, मैं अनामिका का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर वो रेस्क्यू टीम से इमरजेंसी किट लेती है और अनामिका की डिलीवरी करती है। अनामिका ने एक बच्चे को जन्म दिया, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। फिर शारदा रुक्मिणी का हाथ पकड़ के कहने लगती है, तुम देवदूत के रूप में आके मेरी बहू को बचाई हो, पता नहीं कैसे आभार प्रकट करूं। बस यही चाहती हूँ अगले जन्म में तुम मेरी बेटी बन के पैदा हो। अच्छा चलो, हम फिर से पुनर्वास केंद्र चलते हैं, वहाँ हम सब सुरक्षित रहेंगे। इस तरह खुशी खुशी सब फिर से पुनर्वास केंद्र पहुंच जाते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं, बाढ़ का पानी उतर जाता है, नदी में लहरें भी कम हो जाती है। मेरी सासू माँ खुद परेशान होती है और सबको परेशान भी कर देती है। तुम्हारी सास तुम्हें बहुत प्यार करती है, परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी, तनाव होना स्वाभाविक था। हाँ, क्योंकि मेरी खुद की माँ नहीं है ना। उसकी बातें सुनकर शारदा कहती है, मेरी बहू सोने जैसी है, ऐसी बहू मिलना किस्मत है। ऐसा कह के वो खुश होके वहां से चली जाती है।